योगी जी, सारनाथ में जो अशोक की लाट थे और ये जो संसद के नए भवन के शिखर पर जो उसकी प्रतिकृति अवस्थित की गई, इसको लेके सियासी गलियारों में बवाल मच गया। कोई कह रहा जी शेर के दांत ज्यादा नुकीला दिखा दिया, कोई कह रहा मुंह ज्यादा खोल दिया, इतना नहीं खोलना चाहिए था, उतना खोलना चाहिए था। कोई कह रहा जी इंप्रेशन शेर के मुद्रा का ये जा रहा है। ये संघर्ष, ये रार क्यों? और इसके पीछे एक विषय तो समझ में आता है कि सामान्य जन जब इसको देखेगा तो उसके भीतर गर्व का भाव, स्वाभिमान का भाव, आत्मसम्मान का भाव आएगा कि नहीं आएगा? मुझे लगता है इसका पर्पज इतना है बस। और अगर वो आएगा तो शेर की भाव मुद्रा को लेकर, आदमी की भाव मुद्रा पर तो बहस मैंने देखी, ये तो शेर की भाव मुद्रा पर बहस हो रही है। देवनाथ जी। जी देखिए, शेर की कौन सी भाव मुद्रा है, उससे पहले ये कहता हूं कि भाई शेर दहाड़ मार रहा है या शांति से है, लेकिन वो हमारे राष्ट्र का चिन्ह है। आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, आप किसी पे मुद्दे पे बोल सकते हो, बाल की खाल निकाल सकते हो, आपको दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, उसका कहीं अपमान नहीं होना चाहिए। ऐसी छोटी मोटी बातों में ये होना चाहिए था, ये शेर दहाड़ क्यों रहा है, शेर चुप होना चाहिए था। अरे शेर तो दहाड़ता ही अच्छा लगता है। कोई भी चीज खामोशी से बैठे हुए आप गरीब बन के बैठे हैं तो कैसे लगेगा? दुनिया के, विश्व के सामने हमारा शेर तो दहाड़ता हुआ अच्छा लगता है। मुझे लगता है इसको क्या लग रहा है वो उनकी मानसिकता है और उनके विचार है, लेकिन मेरा विचार ये है हमारा शेर दहाड़ता हुआ ही अच्छा लगता है। और इसमें कोई भी अपने एक एजेंडा तैयार कर रहे हैं कि भाई शेर जो पहले शांत था और उसको दहाड़ते हुए क्यों बता दिया। अरे भाई दहाड़ते हुए बता दिया, इसमें फर्क क्या? आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैं कहता हूं दुनिया के सामने भारत का चेहरा एक दहाड़ता हुआ चेहरा होना चाहिए, एक मासूमियत का और दबा दुबा कोने में बैठा हुआ वैसा नहीं होना चाहिए। हमारा चेहरा दुनिया के सामने, एक विश्व के सामने दहाड़ता होना चाहिए। और मैंने तो ये चित्र देखा और मैं अपने आप में प्रसन्न होने से मैं रोक नहीं पाया कि क्या बात है। ऐसा मतलब हमारा जो शेर है, हमारा जो अशोक स्तंभ है, उसका जो चिन्ह है, उसको एक दहाड़ते हुए बताया है। हमारे लिए और हमारे राष्ट्र के लिए, सब राष्ट्रवादियों के लिए ये गर्व की बात होनी चाहिए। इस विषय पे चे मैं होने वाली कोई बात नहीं। ये हमारा राष्ट्र का प्रतीक है। आप जैसे पहले बता रहे थे, ये संजय सिंह के आदमखोर, ये क्या एक सभ्य भाषा है? ये कोई राष्ट्र को प्रेम करने वाला व्यक्ति ऐसी भाषा कभी बोल सकता है? कभी नहीं बोल सकता। जो राष्ट्र के विरोधी है ऐसे लोग बोल सकते हैं। आदमखोर क्या होता है? वो हमारे राष्ट्र का चिन्ह है। हमारे राष्ट्र का चिन्ह की तो आप ज्यादा अपमान कर रहे हैं। हमने तो दहाड़ते हुए दिखाया है, हमने तो दहाड़ते हुए दिखाया, लेकिन आप तो आदमखोर कह रहे हैं। आदमखोर किसको कहते हैं पता है क्या? आपके पास भाषा में सभ्यता है या नहीं? आपकी भाषा से ये प्रतीत हो रहा है कि आपके राष्ट्र के प्रति कैसे भाव है। तो मुझे लगता है इसमें कहीं भी कोई होना नहीं चाहिए, इसमें कोई चे मैं होनी नहीं चाहिए। हमारा राष्ट्र का प्रतीक है, वो दहाड़ता हुआ ही अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है। मैं ये योगी जी मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। सुधा मिश्रा जी, जब भारत ने 1950 में ये तय किया कि राष्ट्रीय चिन्ह ये होगा, राष्ट्रीय फूल ये होगा, राष्ट्रीय पशु ये होगा, जो तमाम चीजें, तो उसके पीछे एक मूल मंतव्य, एक मूल राइडर ये लगाया गया कि इनका अपमानजनक प्रदर्शन, यानी इनके सम्मान में कमी लाने वाला कोई भी प्रदर्शन नहीं किया जा सकता भारत में। कानूनन वो अपराध हो जाएगा। मूल मंतव्य संविधान में बनाने वालों का इतना था कि भाई तिरंगा है तो सिर माथे रहे, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है सिर माथे रहे, जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह हमने मंजूर किए वो सब सिर माथे रहे, उनका सम्मान रहे, वो भारत के गर्व का विषय रहे। बिल्कुल, इतनी बात तो मैं जानता हूं। अब शेर का दांत तो किसी ने नहीं कह दिया, टूथपेस्ट नहीं किया शेर के दांत ने,
तब फिर तो इस बात का कोई अंत होगा। ये कैसा विवाद खड़ा कर दिया, बताए संजय सिंह करे आदमखोर है, कांग्रेस भी कूद पड़ी, जयराम रमेश कह रहे कि बताइए इतना बड़ा अपराध कर दिया। अब मैं आपकी बात की शुरुआत आपकी ही बात से करना चाहूंगी। आपने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीक है जिसका सम्मान करना हर एक भारतीय का अपना दायित्व है और ये करना चाहिए, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न उठाया गया, सभी अभी हमारे जो हिंदू धर्म के भाई बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि वो दहाड़े क्यों ना। मैं बताना चाहती हूँ, हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऋषि मुनियों की बात हुई है जिनके पास हिरण और शेर दोनों साथ में उस नदी किनारे निवास करते थे। हमने वो पढ़ा है। हमने अपने भरत जी को पढ़ा है जो कि दांत गिन रहे थे शेर के। तो अगर वो दहाड़ता हुआ होता तो जाहिर सी बात है वो अपने जो मूल रूप था उसका, विनम्रता का, वो खो चुका होता। तो उनके प्रश्न का उत्तर मैं उन्हीं से दे रही हूँ कि जब भी किसी बात के तर्क में आपके अनुसार लोग कह दें तब वो सही है, लेकिन आप अपने धर्म के अनुसार बात को सही मानने को तैयार नहीं होते हैं। प्रश्न यहाँ पे आपकी ही बात है अमिताभ जी, आपने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल उसी बात को उठाया गया कि राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ आप लोग कह रहे हैं कि भाव देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रीय प्रतीक एक भावना के तहत जुड़ा हुआ था तो उसके बदले हुए भाव, क्या जितने भी मैडम तुषार में मूर्तियां लगाई हैं मोम की बनी हुई हैं, क्या उसमें लोगों के चेहरे बदल दिए गए? क्या नहीं ना, उसमें भाव को ही ध्यान रखा गया ना। तो अगर वहां पे ध्यान रखा गया तो यहाँ पे वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं। शेर को बकरी तो नहीं बनाया किसी ने, चेहरा तो किसी ने बदला नहीं। बात हो रही है कि जो मूल भाव था उसी मूल भाव को क्यों नहीं रखा गया। अगर मूर्ति बनने में वो मूल भाव आ सकता है तो वो मूल भाव क्यों हटाया गया? जो मूल सरकार कह रही है, सरकार का ऑफिशियल जवाब है, एक से सुन लो, सरकार का ऑफिशियल, भारत सरकार का ऑफिशियल जवाब है कि जो सारनाथ में अशोक की लाट मिली थी उसकी ही 100% कॉपी है यह मूर्ति। बात सरकार ने ऑफिशियल जवाब दिया, कांग्रेस डिनाई कर दिख रहा है। लड़े तो वो अलग क्यों दिख रहा है? उसी में तो हो रहा है ना कि आखिर वो अलग दिखाई क्यों पड़ रहा है? अगर सर अगर वो एक जैसी होती तो अलग कैसे दिख रही होती? क्या हमारे चश्मे अलग हो गए हैं या उनका चश्मा अलग हो गया? जाहिर सी बात है उसमें अलगाव दिख रहा है। आप जानते हैं हमारे देश में जब हम भावनाओं की बात करते हैं, व्यक्ति के जीवन की बात करते हैं, 9 रसों में बांटा गया है हमें, और हमें प्रेम के भाव को मूल भाव दिया गया, बाकी रसों को दूर रखा गया। आएंगे आपके पास, सुधा जी आएंगे आपके पास। ठीक, ठीक कर लूं। हाँ ठीक, अब चलिए आप पूरी कर लीजिए बात पूरी। हाँ, तो मेरे देश की सनातन धर्म की संस्कृति रही है, धीरोदात्त नायकों की बात की गई है। तो जो प्रतीक है अगर उसमें वो भावना है उसे क्यों बदला जा रहा है? ठीक है, मैं जहां तक समझता हूं शेर राजत्व, अधिकार, शक्ति, सामर्थ्य, नेतृत्व, इन 6 गुणों को स्वर देता है शेर, उनका प्रतीक है। कबूतर जिन चीजों के का प्रतीक है हमारे यहां, खासतौर पर सफेद कबूतर, शेर उनके लिए उनका प्रतीक नहीं है उस चीज के लिए। शेर राजत्व का प्रतीक है, शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है, वर्चस्व का प्रतीक है, नेतृत्व का प्रतीक है। और जिस बात को नितिन जी इसी पर टिप्पणी लूंगा, जिस बात को कांग्रेस की सुधा मिश्रा जी कह रही हैं, उन्होंने आधा उदाहरण दिया है। जिस के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, उसका चित्र देखिए। शेर से अधिक सामर्थ्य भारत में थी। 1-2 हाथ जबड़ा खोल दिया सिंह का, सारा मसला सामर्थ्य का है। नहीं तो कबूतर को नहीं राज चिन्ह बना लेते। नितिन जी, कबूतर भी अच्छा है, मोर भी अच्छा है, हंस अच्छा है, कई राज्यों में राजकीय पक्षी है ये। नितिन जी, अब इस पर रार हो रही है भाई। देखिए, समाजवादी पार्टी की क्या राय है? देखिए, समाजवादी पार्टी की राय बहुत स्पष्ट है। ये जो विषय आज लाया गया है, ये विषय बिल्कुल कतई चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए था। यदि सरकार ने सीधे सीधे कह दिया कि जो हमारा चिन्ह था उसकी कॉपी की गई है, और उस कॉपी करने में चूंकि ये मानव निर्मित है, किसी एक व्यक्ति ने, कारीगर ने बनाया, वो 7 फीट की प्रतिमा उसकी 3 गुना हो गई 21 फीट की। तो अब उसका भी वर्जन मैंने पढ़ा, उस कारीगर का, देवधर का जिसने बनाया है, कि वो एंगल थोड़ा सा चेंज हो गया है 3D और ये जो भी करके, लेकिन उसके अगर मूल भाव को मान रहे हैं
ठीक, दो बात होती है, अगर वो कह देते कि नहीं भाई हम उस चिन्ह को नहीं मानते और हमने जो चिन्ह बनाया मेरा ये चिन्ह सही है, तब तो ये होता कि किसी चिन्ह का अपमान है और किसी नए चिन्ह को हम क्यों स्वीकार करें। लेकिन अगर इसको विवाद को नहीं आगे बढ़ाना है और सरकार ने माना है कि जो सारनाथ का चिन्ह था हमने उसी को एज इट इज कॉपी किया है, उसका चूंकि 3 गुना हमने आकार बढ़ाया है, उस 7 फीट से 21 फीट का किया गया है, तो हर एंगल से 3 गुना बढ़ेगा और उसका मानव निर्मित है, चूंकि अब वो कंप्यूटर की स्क्रीन फोटो कॉपी नहीं है, जैसा कि आपने शुरू में भी कहा था यार टेक्नोलॉजी है कि फोटो को फोटो पर छाप दिया जाए, तो मानव निर्मित अगर है तो एक व्यक्ति में अंश मात्र का फर्क हो भी सकता है। लेकिन अगर सरकार भी स्वीकार कर रही है, देश के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं और उसके पीछे कहीं हमारे चिन्ह का अपमान करना की भावना नहीं है, तो फिर इस पर किसी तरीके का कोई विवाद नहीं होना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के पास वे ने विजडम की बात की है। क्या किसी की मंशा यह है कि भारत का प्रतीक चिन्ह का गौरव कम हो? ऐसा कौन कृतज्ञ होगा इस देश में, माई का लाल, जो ये सोचे कि मेरे राष्ट्र का गौरव कम हो? मेरी फोटो 4 अलग अलग चित्रकार बनाए, विश्व के सारे सर्वोत्तम चित्रकार, चारों चित्र अलग अलग होंगे, चारों चित्र अलग अलग होंगे, तो उनके खिलाफ रार करेंगे? ताजमहल की प्रतिकृति बनवा के देख लीजिए, आज तो संसाधन है, कंप्यूटर है, 3D इफेक्ट सब है, कोई माई का लाल एजिटिस ताजमहल बना सकता है क्या? नरेंद्र मोदी की सरकार, और खासतौर पर सरकार ने, मैं कहूं नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके को थोड़ा और बारीकी से देखना होगा हम लोगों को। 370 पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन होती है, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। देश की सबसे बड़ी अदालत देश की सरकार, केंद्र सरकार को नोटिस करती है कि 370 पर आपका क्या सोचना समझना है, आके बताइए, ठीक। सरकार ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्या इंप्रेशन गया कि नरेंद्र मोदी 370 नहीं हटा सकते, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में बोलते नहीं, लेकिन 370 हट गई, हट गई। एक इसमें ऐसा होगा नहीं होगा सरकार जाने, कि मैं उदाहरण दे रहा हूं काम करने का तौर तरीका। एक बात बार बार कही गई, यहां नहीं आई लेकिन आगे पहले बहुत सारे मैंने इस पर बहसें की, तो उनमें आई एक बात कि भाई जागरण इसलिए जरूरी है अग्निहोत्री जी, क्योंकि इस देश में जो गैर पढ़ा लिखा है वो चीजों को समझ नहीं पाता, उसको समझाना पड़ेगा अभी। और तो मैंने उन लोगों से पूछा कि अब तक कितनों को समझाया, पहले तो ये बताओ, तो तुम्हारी बात पे भरोसा करें। अब तक दशहरी खाक सो रहे हो खटिया पे और कह रहे हो आगे से जागरण करेंगे, ये चाह रहे हो ये तारीख बीते बवाल कटे फिर कंबल ओढ़ के सो जाए, यही ना? मैंने कहा ये नहीं चलेगा, ये फर्जिफिकेशन नहीं चलेगा ना। अब तक कितने लाख लोगों में जागरण कर आए वो बताओ। एक भी मुझे आज तक नहीं मिला जो जिसने कहा हो, बड़े बड़े मंचों पर मैंने बहस की इस मुद्दे पर, जिसने कहा कि हाँ भाई साहब मैं हूं, मैं 3 लाख लोगों में जागरण करके आया, नहीं। फिर लोगों ने कहा अमिताभ जी आप पूरे देश को दिल्ली समझते हैं क्या? मैंने ना जी, कतई नहीं, हम तो गंज डुंडुवारा भी समझते हैं और दिल्ली भी समझते हैं और शिलांग को भी जानते हैं और तेवांग को भी जानते हैं। बोले कोई चीज कैसे पहुंच सकती है, आज आप कानून बनाना चाहे, आप वकालत कर रहे हो, आप अधिनायकवादी सोच रख रहे हो। मैंने उनसे कहा कि दादा आप भारत की जनता की प्रज्ञा और मेधा को कमतर आंक रहे हैं ताहिरा जी, ये आपके काम आएगा आगे। आप तो दुनिया भर की तमाम सेमिनार्स और बहसों में रहती हैं, ये कभी इसका कहिएगा, ये गूगल वाली किताब में मिलेगा ही नहीं ये विषय। मैंने उनसे कहा सबसे गरीब आदमी ले आओ जिसका मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जो ऐसा हो। कबीर ने कहा कि कॉपी किताब देख ही नहीं, ऐसा ले आदमी ले आओ, ठीक। उससे पूछो, आप टेस्ट कर लेना आप ताहिरा जी मेरी बात का, और अगर सही हो तो मुझे टेलीफोन करिएगा, कहिएगा भाई आपने बात बिल्कुल सही कही थी। जो सबसे गरीब हो, अशिक्षित हो, जिसके
के जीवन में कभी शिक्षा का कोई अलिब्बे पेते भी नहीं आया, मदरसा भी नहीं गया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छोड़ो, उससे भी पूछो फ्री का राशन कहां मिल रहा, कितना मिल रहा है। अगर जानकारी नहीं हो तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, पत्रकारिता छोड़ दूंगा। उसकी जानकारी हो गई ना, उसके लिए जनजागरण चला था नहीं ना। दैनिक जागरण में पढ़ के जानकारी हो गई, जनजागरण तो हुआ नहीं। और यहां टाइम वो लिंगर ऑन करने के लिए कानून को जाल फेंका जा रहा है कि जनजागरण कराओ। आज आप एक आदमी को बता दीजिएगा, अपने मेड को, ताहिरा जी, कि जो लोग सावन में अपना अकाउंट खुलवा लेंगे डाकखाने में, उनको 500 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। और कल देख लीजिएगा लखनऊ के डाकखानों का हाल, अगर पुलिस नहीं लगानी पड़े। जनजागरण किस बात के लिए करवाना चाहते हैं? किस बात का जनजागरण? यूएन कह रहा है कि यूएनओ कह रहा है कि 27 तक आप पाकिस्तान चाइना को क्रॉस कर जाएंगे। हमारे पास जमीन है? जमीन है क्या हमारे पास? अरे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख कोई ईसाई हो, बैठेगा कहां, रहेगा कहां, खाएगा कहां? हम खाएंगे तो जानवर क्या खाएगा, और जानवर खाएगा तो हम क्या खाएंगे? कितनी पैदावार है हमारे पास? गंगा सूख रही है, यमुना सूख रही है, वरुणा सूख रही है, रामगंगा सूख रही है। क्या करेंगे? जनजागरण करते रहे, जनजागरण करते रहे। सरकार के एजेंडे में है नहीं है, सरकार जाने। लेकिन सरकार के एजेंडे छोटे होते हैं, देश का एजेंडा बड़ा होता है। आज जो सरकार है ये अनंत काल तक नहीं रहेगी ना। भारत की सरकार अनंत काल तक रहती, चेहरे तो बदलते हैं। हम अपने बच्चों के लिए कौन सा देश छोड़कर जाना चाहते हैं जिसमें खाने को रोटी नहीं मिले, पीने को पानी नहीं मिले? ऐसा देश छोड़कर जाना चाहते हैं? और एक विभत्स चित्र देख लीजिए। अच्छी चीजें तो छोड़िए, हम जेल में भी जितने आदमी रहने चाहिए वैसी बैरक की व्यवस्था नहीं कर पाए आज तक। 100 की जगह 300 भरे हैं। क्या चाहते हैं हम? कैसा देश चाहते हैं? चपरासी की जगह निकले तो 5-5 लाख लोग अप्लाई करें। सफाई कर्मचारी की जगह निकले तो BA, MA, MBA, ITI किए हुए बच्चे अप्लाई करें। ये रोहिंग्या वाला समस्या क्या है? ये बांग्लादेशियों वाली भी मसला है। क्या ये अपराध की ओर नहीं जाते हैं? वो कौन लोग हैं जिनके बारे में हर बार निकलता है कि आधार कार्ड का डुप्लीकेट बनाने वाले पकड़े गए? 1000 रुपये में आधार कार्ड बना रहे थे। वो कौन लोग हैं जो आधार कार्ड डुप्लीकेट, मतलब अब नंबर 2 से बनवाना चाहते हैं? अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आधार कार्ड की तो समस्या नहीं बनता ही है। रोज अखबार में मैं पढ़ता हूं कि बिना कागज आधार कार्ड बनाते हुए लोग पकड़े गए। वो कौन लोग हैं जो बिना कागज आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं? क्या भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ खतरा पैदा नहीं हो रहा? नहीं। योगी आदित्यनाथ ने आज जो बात कही वो बहुत गंभीर चिंतन की दरकार है उस पर। हमारा अनुभव, देश का अनुभव अच्छा नहीं रहा उन परिस्थितियों का। धार्मिक आधार पर असंतुलन देश को दूसरी तरह की समस्याओं में ले जाएगा। मैं उन समस्याओं के विवेचन में नहीं जाना चाहता। डिजाइन नहीं होनी चाहिए दिमाग में। अगर मंतव्य ही दूसरा है, हम मान लिया कि ठीक नहीं पढ़े लिखे थे ज्यादा बच्चों की, ठीक, लेकिन फिर आप स्कूल किस लिए गए ये कहने कि अब हमारे हिसाब से चलेगा स्कूल? बच्चे ज्यादा हो गए, मैं ताहिरा जी की बात मान लूंगा, पढ़े लिखे नहीं थे, चलो ठीक मान ली। ये समझ किसने दी कि स्कूल में जाके कहो कि अब यहां प्रार्थना नहीं होगी? ये समझ किसने दी? और जिसने ये समझ दी वो आदमी देश के साथ गद्दारी कर रहा है। किसी ने तो दी होगी समझ ना। और अगर उनको इतनी समझ है ताहिरा जी तो माफ करिएगा, मैं किसी भी सूरत में ये नहीं मान सकता कि वो
पढ़े लिखे नहीं है इसलिए उनको पता ही नहीं कितने बच्चे हो गए, उनको गिनती नहीं आती, ये नहीं मान सकता ना। जिनको ये पता है कि अगर हम 51 हो गए, 100 में 51, तो स्कूल हमारे हिसाब से चलेगा। और अगर यही स्थिति दूसरी तरफ से होती तो क्या परिस्थिति बनती? तब तो स्कूल कॉलेज सब एक तरफ हो जाते। ये रास्ता ठीक नहीं, ये रास्ता भारत के लिए संकट का कारण बनेगा। केवल आर्थिक मसला नहीं है, धार्मिक भी है। केवल आर्थिक मसला होता या होता कि भाई जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग सुधर गए तो एएमयू सब शांत होता। नहीं, एएमयू में बवाल क्यों है? घटना कहीं घटे, इराक में घटे, ईरान में घटे, सीरिया में घटे, बवाल एएमयू में होता है। क्यों भाई? वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, देश के तमाम नामचीन लोग वहां से पढ़कर आए। इसलिए यह तर्क पूरी तरह नहीं चलता। मैं सरकार से कहूंगा, जागरण, जन जागरण, देवी जागरण, भगवती जागरण सब बंद करिए। एनजीओ का खेल भी बंद करिए। बाबुओं को भी पैसा उसमें मिलता है और एनजीओ चलाने वालों को भी मिलता है। मेरी बात से ताहिरा जी सहमत होंगी। यह भी एक अपने में पैरेलल अर्थव्यवस्था है एनजीओ खेलने की। इससे कुछ नहीं होना। सख्त कानून बनना चाहिए। सरकारी सुविधा का लाभ लेना है तो 2 संतान तक सीमित रहिए। सरकारी सुविधा का लाभ तभी मिलेगा चाहे सरकारी बैंक में खाता हो, चाहे राशन हो, चाहे इस सिलेंडर पर सब्सिडी हो, चाहे नौकरी हो, कोई भी मसला हो। 2 संतान होंगी तो सरकार अटेंड करेगी, अन्यथा आप अपने पुरुषार्थ पर जियो। हमें नहीं कह दंडित करिए। जिसके पास इतना पुरुषार्थ है कि नहीं जी निज भुजबल में बैर बढ़ावा, तो ठीक है 10 बच्चे पैदा करो, अपनी बैंक खोल लो। अगर ये सामर्थ्य है तो कर लो, अन्यथा सरकारी लाभ से वंचित होना चाहिए जो लोग 2 बच्चों की सीमा रेखा का उल्लंघन करें। वो दौर बीत गया कि कांग्रेस ने नसबंदी का कार्यक्रम चलाया था, परिवार नियोजन का, कांग्रेस डूब गई। वो छोड़ दीजिए, उस भय से निकलिए। वो भय ऐसा ही है जैसे जो मुख्यमंत्री नोएडा आएगा वो दोबारा नहीं आएगा। योगी आदित्यनाथ ने उसको तोड़ा तो दोबारा आए ना। कांग्रेस केवल नसबंदी से नहीं गई थी, 10 और कारण थे जिनके लिए गई थी। कांग्रेस मीसा और डीआईआर से गई थी, न केवल नसबंदी से नहीं। इसलिए मैं कहता हूं अगर एजेंडे में है तो स्वागत है दुबे जी, और नहीं है तो एजेंडे में होना चाहिए, क्योंकि आपका सरकार का एजेंडा देश के सामूहिक इच्छा से नियंत्रित और प्रेरित होना चाहिए। ये जो टूट फूट की आप बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो मशीनरी तंत्र काम कर रहा है, कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह शिकार हो रहे हैं लोग। इसलिए नहीं तो सही बात तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर के बहुत सारे वाजपेयी जी के गुट फेस के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में एक खैमा मौजूदा सरकार के खिलाफ है, वो वोट देने जा रहा है। और रहा सवाल लोगों का, तो आप देखिएगा आने वाले समय में ये 61%, 62%, 65% कहकर ये जो सशक्त विपक्ष है उसको कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये पूर्ण नियोजित साजिश क्या चिंता है? अच्छा मेहंदी साहब, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया आज? मौसम हालांकि ठीक है, बरसात हो गई है, लेकिन आप थोड़ा लंबी फेंक दिया आपने। नहीं थोड़ा उतार, थोड़ी पतंग खींच लो, थोड़ी ज्यादा दूरी चलेगी, थोड़ी खींच लो, थोड़ी चरखी कर लो, चल जाएगी। यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति बना दोगे तब तो फिर मामला, कल फिर हम आपको बैठना। ऐसा तो ना बोलो कि लोग पकड़े आजमगढ़ में, कहें भैया इधर आओ। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव जो हो रहा है इसमें 2 मुख्य लोग हैं भैया। इसके मेहंदी गजबे किए हो, ये बात तो अखिलेश यादव नहीं बोल रहे, आज तो गजब कर दिए हैं। गजब नहीं कर दिए, सारे लोग विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ा रहे हैं। अभी लखनऊ में जब आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिन मार्मिक बिंदुओं को उन्होंने उठाया, हर जनप्रतिनिधि ने उस विषय को जरूर सोचा होगा। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, एक बात अमिताभ जी मुझे बहुत अच्छी लगी, प्रत्याशी की, जो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं और पूर्व में उनकी तमाम योग्यताएं हैं, तमाम सेवाएं हैं, आप सब लोग जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है।
उन्होंने कहा रबर स्टैंप की भूमिका में राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। ठीक। एक ऐसा राष्ट्रपति हो जो सरकार से टकराव की स्थिति न पैदा करे, सरकार यदि गलत दिशा में जा रही हो तो उसको करेक्ट करने का काम। ठीक 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 ठीक। ये अमिताभ जी कितनी बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। बात। ठीक है, ठीक मेहंदी साहब। सुनील रघुवंशी से एक सवाल ले लूं, फिर मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। मेहंदी साहब कह रहे थे कि कितनी अच्छी बात कही यशवंत बाबू ने कि रबर स्टैंप नहीं, और रबर स्टैंप लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, राम नाईक राज्यपाल थे। अब राम नाईक को लठ लेके तो आए नहीं मुख्यमंत्री निवास के, निकलो बाहर कहाँ हो। उनने चिट्ठी लिखी 2-4, तो राम गोपाल यादव ने बयान दिया कि राज्यपाल सुधर जाएं, नहीं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनका निकलना बाहर मुश्किल कर देंगे सड़क पर। लियो जी कर लो बात, कर लो बात। अब बता रहे राष्ट्रपति रबर स्टैंप नहीं चाहिए। छोड़ो यार, कहाँ चक्कर में पड़े हो, इन सब चक्करों मत पड़ो। ठीक है, रुकना होगा। सुनील रघुवंशी, अरे रुको भाई, सुनील रघुवंशी, अरे रुको भाई। प्रवक्तक भूमिका में थे। अरे यशवंत सिन्हा का, आप यशवंत सिन्हा को हमसे ज्यादा जान रहे हैं। जिंदगी भर कलेक्टरी की है, IAS रहे, चंद्रशेखर का बरदस्त मिल गया तो नेता हो गए। अब हमको बता रहे हो कामयाब मंत्री भी थे वो। कामयाब तो कहीं से नहीं थे। किसने कह दिया आप तो कामयाब थे ना? वाजपेयी जी की कैबिनेट में जितने लोग थे सब कामयाब थे। नहीं, अब आप ये इलॉजिकल बात मेरे साथ नहीं करो। ठीक, ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, वहां करो दोस्त। इस पर कभी हम लोग चर्चा कर लेंगे यशवंत सिन्हा कितने काबिल मंत्री थे। इस देश में जो पेंशन की व्यवस्था थी उसका जो तिरोधान हुआ, अपहरण हुआ, वो यशवंत सिन्हा की देन थी। और वो तब जब रिटायरमेंट लिए, जब अपनी पेंशन बन गई IAS वाली। ऐसे लोग हैं, ध्यान दे रहे हैं, देवरा बाबा बन रहे हैं। अब ये मत समझाइए भाई ना। ठीक है, अच्छे अधिकारी है अपना, ठीक है, बुद्धिमान है, पत्ते चलना जानते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा भी मत बता दीजिए कि आचार्य नरेंद्र देव है ना जी ना। सुनील रघुवंशी जी, मैं पहले से जानता था कि कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटा तंग। में जानता था ओम प्रकाश राजभर का सरकार आ गई तो चल जाएगा, सरकार नहीं आएगी तो चलेगा नहीं। वो परिस्थिति पैदा हो गई। अमिताभ जी ये बताइए कि अभी हमने गठबंधन तोड़ने की कोई घोषणा तो करी नहीं है, ना ही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि ऐसा कहा है कि हम गठबंधन तोड़ के कहीं जा रहे हैं। सुनील रघुवंशी, अगर हम अखबार में छप जाने के बाद खबर समझ पाते तो हम इतनी लंबी पत्रकारिता नहीं कर पाते। हमें पहले दिन निकाल दिया गया होता अखबार से। नहीं, आप समझ रहे ना? अब हमको बता रहे हो। ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। देखिए, जब तक कोई बयान न जारी हो अमिताभ जी, तब तक उस पर आप मोहर कैसे लगा सकते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने या माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने तो ऐसा नहीं कहा कि हमारा आपका गठबंधन टूट गया है। एक मिनट, जब बयान जारी हो जाता तो खबर मेरे योग्य नहीं रहती। ठीक बात है। उसके बाद तो फिर वो दूसरे लोगों के योग्य काम आ जाती। मैं बयान से पहले ही बताता हूँ। जी, बिल्कुल। मगर बयान तो आने के बाद फिर क्या करूंगा खबर का? बिल्कुल अमिताभ जी, आपकी बात से सहमत है। पत्रकारिता में होना भी चाहिए कि खबर हमारे पास पहले हो, बयान बाद में आ जाए। जी हाँ, ठीक है, मगर अभी ऐसा कोई भी बयान नहीं आया जो जिससे कहा जा सके कि गठबंधन तोड़ के जा चुके। रही पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई हम सरकार में नहीं आ पाए, सरकार में होते तो हम बने रहते। सरकार में हम थे अमिताभ जी, 2017 की सरकार में थे। मगर सरकार में जो हमारे मुद्दे थे, उन मुद्दों को सरकार ने नहीं माना, तुम सरकार को छोड़कर भी चले आए। तो इसमें सरकार में रहने और ना रहने का कोई प्रश्न नहीं। हम सरकार में किन कमियों की वजह से नहीं जा पाए, सरकार में क्या हम लोगों की कमी रह गई, जनता को हम समझाने में कमी रह गई, तो हम जनता के बीच में फिर जाएंगे, जनता को समझाने का प्रयास करेंगे। हम उन मुद्दों को लेकर फिर जनता के बीच में जाएंगे, फिर सरकार पर आने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल जनता के बीच में जाना पड़ेगा ना, और क्या करेंगे, घर में थोड़ी बैठेंगे महाराज। जब राजनीति करने जनता के बीच में। ओम प्रकाश भाई ने अभी एक टिप्पणी की थी, ठीक है सुनील भाई, ठीक है, ओम प्रकाश भाई ने अभी एक टिप्पणी की थी बड़ी अच्छी। उन्होंने कहा भाई हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले धूल फांक रहे। अब बोले अखिलेश यादव भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो रसमलाई चाप रहे, रसमलाई चाप रहे। ये उन्होंने सदवाक्य का उच्चारण किया था। बाकी सब प्रेम व्यवहार है, इसमें कोई समस्या नहीं, अच्छी बात है। AK मिश्रा साहब, मैं भविष्य की ओर देख रहा हूं तो मुझे लगता है
कि या तो पेड़ ही उखड़ जा रहे हैं क्या, या वही पेड़ खड़े रह पा रहे हैं, एक दो अपवाद छोड़ दीजिए, जिनसे कोई सहमति बन जाए क्या कि भाई तुम्हारे पेड़ में ऐसे ही फल फूल आएंगे तो चलो ठीक है तुम बने रहो। अन्यथा तो मुझे एक ही रंग का सारा वायुमंडल दिख रहा है भारत की राजनीति का। ऋषा जी, आपकी आवाज शायद आपने वो बटन म्यूट कर दिया है क्या, अनम्यूट कर दिया जी। हाँ जी 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 देखिए अमिताभ जी, देखिए है क्या, ये एकदम खुला खेल फर्रुखाबादी है। पक्ष विपक्ष होते ही इसलिए है कि एक दूसरे को साफ करे, लड़ाई है और अपना वर्चस्व कायम करे। रही बात, मैं अपने दूसरे मित्रों को सुन रहा था, राष्ट्रपति चुनाव की अहमियत को ये लोग या तो जानते नहीं है या बता नहीं पा रहे हैं। अभी इस चुनाव के बाद बीजेपी ने इस चुनाव के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। उनके लक्ष्य, जो हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे घड़ा भर रहा है उसके बाद ये क्या बताएंगे, बहुत सारे बिल पास करने और करवाने में राष्ट्रपति का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अगर अपनी विचारधारा का राष्ट्रपति नहीं है तो वो बहुत सारे काम आपके पेंडिंग हो सकते हैं, और इसके उदाहरण पास में रहे हैं। बीजेपी इस चीज को समझती है कि राजनीति केवल राजनीति नहीं है, सांप सीढ़ी का खेल है। एक भी पासा अगर गलत चला तो 99 से सीधे 0 या 1 पे पहुंचने पे टाइम नहीं लगेगा, जो कि विपक्ष के साथ हो रहा है। ऐसे ही हिला करके ये पासे चल देते हैं और वो सांप बैठा रहता है, जितना ये ग्रो किए उससे डबल नीचे आ गए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, बीजेपी देखिए कितनी समझदार और स्ट्रेटेजिक जो है पार्टी है। इन लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा कि देखिए है क्या, एक ऐसा उम्मीदवार की उनको तलाश थी कि जैसे महाभारत के युद्ध में आपने देखा ना कि भीष्म जैसा आदमी भी सारे हथियार रख करके, या रावण के देश में लंका में माता सीता, उनके पास केवल एक घास था, वो न्याय का और धर्म का सहारा था। तो द्रौपदी मुर्मू की पर्सनालिटी भी इतनी जबरदस्त है कि ये विद्रोह करें या उनके खिलाफ बोले तो कहां से बोले। आदिवासी मुद्दे पे नहीं बोल सकते हैं, जो मुख्यमंत्री या आदिवासी झारखंड वगैरह में जो सरकार है, पिछड़े वर्ग पे नहीं बोल सकते हैं, काबिलियत पे नहीं बोल सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी प्लानिंग है कि युद्ध शुरू होने के पहले ही आपने युद्ध जीत लिया। और आपके प्रारंभिक जो आपने उद्घोष किया, जो बोला, उसका भी सार यही था कि भाई ये तो युद्ध शुरू होने के पहले ही जो है बीजेपी ने जीत लिया। बीच में भी आपने बोला कि भाई मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू जीत गई है। तो यही तो राजनीति है। जब इतनी सटीकता से नहीं करेंगे तो कांग्रेस के मित्र को मैं शुभकामना दूंगा, भाई भरिए, आप इंतजार करिए, घड़ा कब भरेगा। वो ऐसा घड़ा है कि आप भर भी पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, तो आप इंतजार करिए। तो इसके महत्व को कम मत समझिए। बीजेपी इस चीज को लेकर बहुत गंभीर है और बीजेपी जानती है, एक एक कदम फूंक के रखती है। राजनीति, मैंने बोला, एक कदम फिसला तो आप कितने नीचे गिरेंगे, आप संभल पाएंगे कि नहीं संभल पाएंगे, ये बहुत मुश्किल काम होता है। चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो। कुछ लोग तो ग्राम प्रधान और छोटे चुनाव में, स्पेशली बीएसपी उपचुनाव वगैरह में तो खड़ा ही नहीं करती है। आज देखिए इसका असर क्या होता है। आप चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं, आप नेता हैं, कोई फर्क नहीं, आपके कार्यकर्ता हताश होते चले जाते हैं और कार्यकर्ताओं से जीत होती है। फिर जब चुनाव यूपी का आएगा तो आपको कार्यकर्ता और कैंडिडेट तक नहीं मिलते हैं, तो आप तो आगे लगातार अपने आप को कमजोर करते जा रहे हैं। अब दोष किसी और पार्टी को मत दीजिएगा कि भैया वो विपक्ष मुक्त कर रहा है कि पक्ष मुक्त कर रहा है। आप अपने आप को, अपने राजनीतिक आत्मा को राजनीतिक शरीर से मुक्त कर रहे हैं। यदि माँ हिंदू हो, मुसलमान हो, काला हो, गोरा हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी, कोई हो, रहने खाने, नौकरी, रोजगार की बात तो छोड़ दीजिए। अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो हम नहीं तो हमारे बाद की पीढ़ी वो दृश्य देखेगी कि खड़े होने भर की जमीन मिलना मुश्किल हो जाएगी। बैठना लेटना तो छोड़ दीजिए, नौकरी तो भूल ही जाइए, रोजगार तो गया भाड़ में। इंसान खड़े हो जाए एक के बाद एक लाइन लगा के, उतनी जगह भी मैसर नहीं होगी यतिमा। और हम अभी हिंदू मुस्लिम में अटके हुए हैं। देखिए अमिताभ जी, एक बात समझनी होगी कि जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ती है, उस अनुपात में कभी भी प्राकृतिक संसाधन नहीं बढ़ते।
और हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और शोषण करके देख चुके हैं। हमने 2 साल कैद में बिताए हैं। आदमी आदमी से मिलने से घबराने लगा था। ये समय भी पूरे विश्व ने देखा है। तो आज आप कुछ भी बहस कर लीजिए, लेकिन आप लोगों को ये सोचना होगा कि अगर आप इसी दर से जनसंख्या वृद्धि आप करते रहिए, किसी ने रोका नहीं है, तो फिर डार्विन की वो थ्योरी बिल्कुल आप जंगलवाद पैदा कीजिए, जंगल की स्थिति को उत्पन्न कीजिए और उसके बाद पशु की तरह एक दूसरे के लिए एक एक रोटी पे मार काट कीजिए। क्योंकि आप कुपोषण का रोना रोएंगे, आप बेरोजगारी का रोना रोएंगे, आप कहेंगे शिक्षा दर, हमें शिक्षा उपलब्ध नहीं है, साधन उपलब्ध नहीं है। सरकार या कोई भी सिस्टम, कोई भी कहीं भी कोई भी सिस्टम एक नियमित जनसंख्या को साधन उपलब्ध करा सकती है। जिस तरीके से जनसंख्या का दर विस्फोटक होता चला जा रहा है, आखिर में यहाँ जंगलवाद होना है, जिस तरफ मोहन भागवत जी का इशारा है। उन्होंने स्पष्ट कहा, डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा। और फिट होने के लिए आवश्यक है कि आपके पास कम से कम खाना हो, वस्त्र हो और अच्छे पानी की व्यवस्था हो। ये भी जब आप खो देंगे तो पशुवत व्यवहार करेंगे और पशुवत व्यवहार करके एक दूसरे को मारकाट करेंगे। अब आ जाती है धार्मिक जनसंख्या की बात। तो जावेद जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप धैर्य से सुन लीजिएगा। जब आप लोगों के नेता अपनी पीठ थपथपा कर ये कहते हैं तो एक बड़े तबके को ये संदेश देते हैं कि भारत पर हमारा राज हो जाएगा, तुम इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ाते रहो। मदनी जी का वो बयान याद करने लायक है जो उन्होंने अभी 2 महीने पहले देवबंद में खड़े होकर कहा कि आज मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, जो अपने आप को जो शोर मचा रहे हैं वो लोग अल्पसंख्यक हैं और अब मुसलमान को शरिया पर चलने की जरूरत है। देश के जब मुसलमान शरिया पे चलने लगेगा तो कोई भी व्यक्ति उससे संविधान का पालन नहीं करा सकता। जब इस सोच के नेता खड़े होकर एक बड़े जन समुदाय को टारगेट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये देश कहां जाएगा? आपने शुरू बहुत अच्छी बात से किया था कि राष्ट्र की समस्या है, तो राष्ट्र की समस्या के लिए आपको और हमको बैठकर सोचना होगा। इन नेताओं का कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाने वाला है। यहाँ हमारे आपके बच्चों के लिए संसाधन कम पड़ जाएंगे और उन संसाधन कम पड़ने का नतीजा यही होगा कि वो पशुवत व्यवहार करेंगे। बिल्कुल मैं अमिताभ जी की बात से सहमत हूं कि इन सब बातों को किसने क्या कहा है, इनसे ऊपर उठकर ये सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में इस देश को एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। और अगर है तो हमें खुले दिल से इसका समर्थन करना चाहिए, खुले दिल से इसे स्वीकार करना चाहिए। देश में जब भी कोई कानून आता है, ठीक है यतिमा, ठीक है। मैं डॉक्टर संजय सिंह के पास चलूं उससे पहले एक और बात कहता हूं, बुनियादी बात। ये राजनेता नहीं कहेंगे, राजनेता अनुकूल सत्य पर खेलते हैं अधिकतम, पूर्ण सत्य पर तो कभी नहीं जाते, ये हम ही कह पाएंगे। धर्म को परे ढकेलिए, जो गरीब है उसको जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर उपाय और कानून के पक्ष में जी जान लगा देना चाहिए। गरीब के सर्वाइवल का एक ही रास्ता है, भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण हो जाए। जावेद अहमद जो जोरबाग में रह रहा है ना, वो अभी 20-25 साल जनसंख्या बढ़ती में भी आनंद कर लेगा, लेकिन जो खोड़ा में रह रहा है उसके लिए समस्या पैदा हो जाएगी साल 2 साल में, 4 साल में। इसलिए गरीब को मान लेना चाहिए, संकल्प ले लेना चाहिए जीवन का कि मैं किसी धर्म में हूं, 5 वक्त नमाज पढ़ना और जनसंख्या नियंत्रण का पालन करने में कोई विरोध है क्या? हनुमान चालीसा पढ़ना, भागवत पढ़ना और जनसंख्या नियंत्रण का उपाय करने में कोई समस्या है क्या? किसी का नहीं बिगड़ेगा। मौलाना साहब के पास उतनी जमीन जायदाद व्यवस्था है, वो और उनके बच्चे खा पी लेंगे। बर्क साहब को क्या फर्क है बताइए? 5 बार के एमपी हैं, 6 बार के, क्या फर्क है इनको? लेकिन जो रफीक है, जो
चाय की गुमटी लगा रहा है, उसका तो परिवार भूखों मरने की स्थिति में आ जाएगा। भर्ग साहब तो बोल के निकल लेंगे। ओवैसी साहब को जानते हैं, हैदराबाद में कितना बड़ा एम्पायर है उनके परिवार का, क्या फर्क पड़ता है? ये बात कहने आया था। डॉक्टर संजय सिंह, भागवत जी के वक्तव्य पर चर्चा हो रही है, आक्षेप आए कुछ। ओवैसी जी ने कहा कि भाई एक तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बर्क साहब ने भी वैसी बात कही। मैं समझना चाह रहा हूं कि जो बात भागवत जी कह रहे हैं उसका मूल मंतव्य क्या है, जो समझा जा रहा वही है या कुछ बिटवीन द लाइंस और भी है? जी डॉक्टर संजय सिंह। अमिताभ जी, मेरे सभी सहपैनल लोगों को भी नमस्कार। अमिताभ जी, आपने जो प्रश्न पूछा है उसके पहले भाग में सभी लोगों की मान्यता है कि सारे के सारे नैसर्गिक संसाधन मर्यादित है और हमारी जनसंख्या एक प्रोपोर्शन के बाहर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर गांव में जमीन से जमीन विहीन हुए वाले लोगों की बड़ी संख्या है और जिनके पास जमीन है वो कुछ एकड़ में सिमट गए हैं। अब यह इतनी बड़ी विभीषिका आने के बाद हरित क्रांति और हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क वाली, इन दोनों से हम लोगों ने कुछ प्रमाण में उसका मर्यादा को आगे ले गए हैं। लेकिन आज सब लोग मानते हैं कि नैसर्गिक साधन संपत्ति के सामने हमें अब पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है। अब दूसरा भाग, परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने जो कहा है कि हाँ भाई, ये जानवरों का होता है ना कि वो कितने भी बच्चे नैसर्गिक प्रवृत्ति से पैदा करते हैं। हम मनुष्य प्राणी है, हमारा इवोल्यूशन हो चुका है, हमें मस्तिष्क दिया है, हम सोच सकते हैं, हम नियोजन कर सकते हैं। तो हमें यह नियोजन करना पड़ेगा कि प्राप्त नैसर्गिक संसाधनों में हमें कितने अच्छे तरीके से इस राष्ट्र का डेवलपमेंट करना है। आखिरी बात अमिताभ जी, इसके आगे की बात सेंसिटिव है। हिंदुस्तान में पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, यहां तक सब सही है। दूसरी बात यह है कि हिंदू यह सब मानता है, लेकिन हमारे संविधान के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ अलग होने के कारण, हदीस में उसका अर्थ निकालने के कारण यह कुछ मुल्ला, मौलवी और उलेमा मुसलमानों के न्यायाधीश बन चुके हैं और उनको लगता है हम जहां आंकना चाहते हैं वहां मुसलमानों की नाम की बकरियां चलती रहे। हिंदुओं के मन में 1947 में पाकिस्तान नाम का राष्ट्र इस्लाम के नाम पर तैयार होने की वजह से एक बहुत बड़ी असुरक्षितता है। आपके और हमारे सामने 90 के दशक में कश्मीर हिंदू विहीन किया गया है, इसलिए और एक असुरक्षितता है। तो सभी हिंदू समाज को लगता है कि यह पॉपुलेशन में डेमोग्राफिक चेंज जो किया जा रहा है, जिसे गजवाए हिंद की तैयारी मानी जाती है, उसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और लोक संख्या नियंत्रण कानून के साथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लाते हैं तो ही उस पर नियंत्रण हो सकता है। वरना हिंदू बेचारा एक पत्नी और एक बच्चे के साथ रह रहा है, लेकिन मुसलमानों के मुल्ला, मौलवी, उलेमा और मदरसा उनको हम 5 और हमारे 50 की तरफ ले जा रहा है। तो मुसलमानों का भी नुकसान है, राष्ट्र का भी नुकसान है और हिंदू मुसलमानों में डेमोग्राफिक चेंज की धमकी सर तन से जुदा वाले रास्ते पर ले जाना भी है। आखिरी बिंदु बताता हूं, यह मुसलमानों को तय करना है कि उनको अपना नेतृत्व एपीजे अब्दुल कलाम में खोजना है, उनको अपना नेतृत्व परमवीर चक्र अब्दुल हमीद में खोजना है, उनको अपना नेतृत्व रस खान में खोजना है, या उनको उनका नेतृत्व ये सांसद के जैसा चुनना है, वो एमआईएम वाले के जैसा चुनना है, सरतन से जुदा वालों का चुनना है और देशद्रोही, हिंदू द्रोही बनना है। यह उनके सामने का चॉइस है। मेरा कहना है जनसंख्या नियंत्रण। अरे मौलाना साहब आ रहे हैं जी, ठीक है जी संजय जी, ठीक बात, आपने विस्तार से बात रखी। मौलाना साहब आपको बताऊंगा, आप उत्तर दीजिएगा, लेकिन एक बात मैं और जोड़ता हूं। अजमेर में दरगाह के जो मुख्य खादिम हैं, नाम उनका बोलना, उनका एक मैं वीडियो सुन रहा था अभी।
मौलाना साहब है ना, इसी फिर आप उत्तर दे दीजिएगा। वो कह रहे थे, कुछ लोगों को संबोधित कर रहे थे, अपने लोगों को कह रहे थे हमने 800 साल हुकूमत की है। मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे मन में फिर से हुकूमत हासिल करने की चिंगारी मत भड़काओ। तब इसमें तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बह जाता है फिर गंगा में। जब हुकूमत करने का मसला आ जाएगा तब तो जनसंख्या ज्यादा चाहिए। मौलाना साहब जी, ये लोग भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है? जी 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 देखिए, जैसे नारे की बात अभी इन्होंने कही, जो साहब बोल रहे थे जी कि सरतन से जूता, तो आपने देखा होगा अभी 1 हफ्ता पहले जब उदयपुर की घटना हुई थी, उसके बाद में हमने फतवा जारी किया था और आप लोगों ने कवरेज किया था, और फतवे में हमने सब लोगों को गैर इस्लामी करार दिया था, और नारे पे भी हम लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया है। और ये नारा जो है पाकिस्तान से प्रमोट होकर के हमारे भारत में आया, और इसको भी हमने सख्ती से ईद के दिन तमाम इमामों को कह करके इसको मना कराया कि कोई भी नौजवान जलसा जुलूस में ये नारा नहीं लगेगा, और इस नारे को अपने तौर पर हम लोगों ने प्रतिबंध कर दिया। और तीसरी बात ये है कि ग़ज़वे हिंद की बात करते हैं। मैं ये देखता हूँ टीवी चैनल पर बैठने वाले गैर मुस्लिम हजरात हमेशा ग़ज़वे हिंद की बात करते हैं। आज तक ये क्या है मौलाना साहब, ग़ज़वे हिंद है क्या बात? भला क्या है? बस मैं यही आपसे समझना चाहता हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता, आपसे समझना चाहता हूँ ये ग़ज़वे हिंद का बवाल है क्या? हाँ, मैं तो बराबर जो है टीवी पे बैठ करके लोग बोलते हैं ग़ज़वे हिंद, मगर मैं आज तक समझ नहीं पाया। किताबों में मैंने हदीस की किताबें, तफसीर की किताबें, तारीख की किताबों में मैंने बहुत ढूंढा, मगर ये ग़ज़वे हिंद मुझे कहीं नहीं मिला। आखिर ये टीवी पे बैठ करके एक अक्सरियती तबके को क्यों जो है वो उकसा रहे हैं, और अक़लियती तबके को क्यों जो है वो मोरिद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूं, ये डॉक्टर संजय सिंह वो मुझे समझाएं। ठीक मौलाना साहब, मैं दे रहा हूं। संजीव कौशिक, नियम बहुत से हैं। जिस पार्लियामेंट में या जिन विधानसभाओं में काला दिन बोलना गलत हो, तानाशाह बोलना गलत हो, दंगा मलियाना की चर्चा हम करेंगे, भागलपुर की चर्चा हम करेंगे, मुंबई की चर्चा हम करेंगे 93 जनवरी की, तो उसमें दंगा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गंगा बोलेंगे। ये बड़ा अटर कंफ्यूजन है, ओम बिरला ही बता सकते हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं यहां, मैं कह रहा हूं कि इतने मर्यादित सदनों में जूता चला, गुत्थम गुत्था हुई, झोंटा पकड़ के मारा गया, कुर्ते फटे, माइक चले, लहूलुहान हुए माननीय संजीव कौशिक जी। ये दृश्य तो मैंने देखे, इनके लिए इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सीन जी। अमिताभ जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी से अलग है। अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी थी जो सदन में विपक्ष को उतना ही स्पेस देती थी जितने अपने आप स्पेस देती। अमिताभ जी, हम समाजवादी पार्टी की तरह ये तो नहीं कहेंगे सदन में खड़े होके कि लड़के हैं, गलती हो जाते हैं। रमा सिंह को हम वहाँ आलोचना करके राजनाथ जी का बयान है, उठा करके पढ़ लीजिए। राजनाथ सिंह के कई बयान हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। ऐसे लोगों का बयान जो सदन की गरिमा कोई नहीं रखते हैं, जो सदन में मार पिटाई करते हैं। अरे विधानसभा में क्या क्या नहीं किए आप। इसका जवाब देना चाहूंगा। समाजवाद किसी भी फांसीवाद का विरोध करता है, समाजवाद किसी भी फांसीवाद का विरोध करता है, और भारत के संविधान में और आईपीसी सीआरपीसी में दंड के बहुत से प्रावधान हैं, इसलिए वो तय करेगा कि किसको फांसी होगी, किसको फांसी नहीं होगी। इस संदर्भ में नेताजी ने फांसी के संदर्भ में बयान दिया था, जिसको आप लोग लगातार गलत दिशा में लेकर जाते हो। आप लोग लगातार गलत दिशा में लेकर जाते हो। आप फिर मैं कहूंगा तो सब बोले जाएंगे, और ये बयान पत्थरबाजों के लिए आदरणीय राजनाथ जी ने कहा
था ये कि कौन जब सी पीडीपी के चड्डी साथ सरकार पहनती है, बनी हम थी ये भी और जो लोग जानते हैं। पत्थर चलाते यही थे जम्मू समाजवाद कश्मीर है। में, अरे और उनके कैसा साथ जब समाजवाद बात भाई? हुई कि इनके मुकदमों का महिलाओं क्या का होगा, अपहरण तो कर राजनाथ लेना, जी ने गृह मंत्री होने की दुष्कर्म हैसियत की से घटना सदन को में कहा अंजाम था देना, कि लड़के कौन हैं, सा गलती हो समाजवाद जाती है पत्थरबाजों से। समाजवाद तो ऐसा होता है ये जो चरित्र समाज दोहरा के लिए चरित्र, कार्य मैं फिर करे, यूज कर रहा हूँ, परिवार भारतीय के जनता लिए पार्टी का कार्य ये दोहरा करना, चरित्र है, एक यही पार्टी हाइपोक्रेसी के है, 38 यही लोगों को मंत्री इनका- अब बनाना, दोगला शब्द बूढ़े कर तो बोलेंगे 5 तो कर लीजिए, पार्लियामेंट उतने बहनोई, ये उतने आप साले, लोगों उतने का दोहरा रिश्तेदार की चरित्र व्यवस्था है, करना, आप लोगों कौन सा का समाज? दोहरा चरित्र है, आज आप जो है पाखंड इसी चाहे अड्डे पे टीवी पे हो दोहरा समाजवाद, चरित्र भी चल ऐसे रहा है, पाखंड भी चल रहा है, बिल्कुल बाहर नहीं चलता। अब बाहर तो मैं अलाउ है, ने मैं कर बाहर दिया। करने गया हूँ। कौन सा समाजवाद? मानसिक मेरा सौभाग्य भी नहीं कि मैं पार्लियामेंट में जाऊं और यहाँ बोलने का पूरा अधिकार अभी ये मिला हुआ है, जब बाहर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, पूरी घोषित अभी घोषित इमरजेंसी है, जब घोषित इमरजेंसी हो जाएगी तब इन सबको का भी प्रतिबंध होगा। ठीक, ये राजनाथ सिंह जी का बयान है, भारतीय जनता पार्टी ठीक मैं केवी त्रिपाठी जी के पास चलूंगा। ठीक है, ऐसा सिंह साहब रुको, केवी त्रिपाठी के पास चलूंगा। एक अरे भाई आनंद, अरे आज का जवाब दो, एक मिनट, एक भाई नितेंद्र बाबू, एक मिनट, ऐसा सिंह रुकिए, अरे रुकिए नेताजी के कद पर अरे रुकिए भाई, केवी त्रिपाठी जी के पास चलूंगा, रुकिए ऐसा सिंह, नो अभी रुकिए भाई, एक बड़ी चिंता की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। ओम बिरला जी का ध्यान नहीं गया होगा, नहीं उस लफड़े में नहीं पड़ते, पता नहीं, तभी मैं कहता कई बार बाबू जो है ना वो भैंस पानी में डाल देते हैं। मैंने 35 साल में जब भी पाकिस्तान की ओर से कोई बेहुदगी हुई तो सरकार किसी की रही हो, उसकी निंदा का एक सेट शब्दावली है, वही होती है। प्रधानमंत्री वाजपेयी हो, इंदिरा हो, राजीव हो, मोदी हो, नरसिंह राव हो, कोई मनमोहन सिंह ने हो, उससे को फर्क नहीं पड़ता। क्या पाकिस्तान की कायराना हरकत, क्या अब कायराना को कर दिया बैन। त्रिपाठी जी बड़ी समस्या है भैया। पाकिस्तान या तो सुधरने की गारंटी दे दे तो बैन कर दो कि चलो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब। अरे अमिताभ जी ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि मसला क्या है भाई? ने कहा कि कोई शब्द बैन नहीं है। मसला ये है, अगर वो चाहेंगे रखेंगे, चाहेंगे हटाएंगे। नहीं 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 नहीं, असंसदीय शब्द मानो आप नहीं मानो, जैसे 302 भी कानूनन अपराध है लेकिन लोग फिर भी करते हैं करते हैं ना, वो मानते हैं कि हम सजा काट लेंगे। वैसे असंसदीय का है, असंसदीय लिस्टिंग ही इसलिए है कि नॉट अलाउड। एसन सिंह जी, जो ऐसे बहादुर है भाई, जो मारपीट अलाउ कर लेते हैं अपने सदन में, वो बहादुर हैं कि नहीं है? उनको प्रणाम नहीं करेंगे? जूता चप्पल सदन में चले कि नहीं चले? शहाबुद्दीन और आनंद मोहन में एक बार हाथापाई हुई कि नहीं हुई इसी लोकसभा के अंदर? जान बचाना मुश्किल हो गया सांसदों के लिए। तब उन्होंने कहा जो होगा देख लेंगे। स्पीकर के मुंह पर लोगों ने कागज फेंके कि नहीं फेंके? यूपी में केसरीनाथ त्रिपाठी जी एक स्पीकर थे, विधायक घायल हुए कि नहीं हुए? जूता चप्पल माइक सब चला कि नहीं चला? वो तो मेज उखाड़ नहीं पाए, मेज फेंक देते। हरकिशन श्रीवास्तव विधानसभा अध्यक्ष थे, खुद सर फोड़ा घूम। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए ये चिंता की बात है। खैर, मैं इसको त्रिपाठी जी ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान की ओर से कोई बवाल हुआ तो अधिकारी वही लिख के लाएंगे क्या कि पाकिस्तान की कायराना नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा? तब मेरा कहना यह है कि इसकी मंशा समझे जाने की जरूरत है। दरअसल ये हो क्यों रहा है, या ऐसा इतना बड़ा तांडव क्यों इस पे मचा हुआ है? दरअसल 2-3 दिन बाद हमारा नया सत्र आने वाला है और सरकार अपनी मंशा स्पष्ट रखे हुए है कि वो बैंकों का निजीकरण करने जा रही है, उस पर कोई बात न हो जाए। तो उससे पहले एक ऐसी बात ले आओ जिस बात की बात में कई बातें छुपी हुई हों। यहाँ प्रधानमंत्री जी को अगर जो यही करना था या ओम बिरला साहब को करना था तो एक सर्वदलीय कमेटी बन जाती, आप पूछ लेते कि कायराना की जगह आपको क्या शब्द लाना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी की सभी संस्थाओं के ऊपर खुद को स्थापित करना और अपने मन चाहे तुगलकी फरमान लाना। नहीं, इसमें प्रधानमंत्री ने तो लिस्ट जारी की नहीं भाई, ये तो पार्लियामेंट सेक्रेटरी ने किया, प्रधानमंत्री ने किया।
आप निश्चित तौर पे जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की बिना इच्छा के अभी देश में पत्ता भी नहीं हिलता है। ओम बिरला साहब हाथ बांधे खड़े रहते हैं, प्रधानमंत्री जी ही के कहने पे सब कुछ होता है। ये भी अगर जो आप व्यवहारिक पत्रकारिता की बात करते हैं तो स्वीकार करेंगे। दरअसल ये तो आप अपनी याद दिला रहे हैं, तो चालाक डाले हुए मुद्दे हैं कि जिनके पीछे ये तो आप अपनी याद दिला रहे हैं, इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं। मैं तो अमिताभ जी के चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर सबको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इमरजेंसी नहीं लगेगी। आदरणीय त्रिपाठी जी, बड़े भाई त्रिपाठी जी, आपके सामने मैं वादा करता हूं भारतीय जनता पार्टी कभी इमरजेंसी नहीं लगाएगी। उस समय की इमरजेंसी की जगह आपके शब्दों का रिप्लेसमेंट हो गया है। बोलेंगे अब आप मुंह नहीं खोलेंगे, इमरजेंसी शब्द खत्म, अब इमरजेंसी शब्द का यूज नहीं होगा। बोले अब आप भाषाई मर्यादा में रहेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं बैठे हैं ना, हो गए इमरजेंसी, अब आप सदन में बोलिएगा, उसके बाद से कार्य नहीं करेंगे, बोलूंगा इमरजेंसी कैसी होती है भाई? त्रिपाठी जी इमरजेंसी कैसी होती है उसकी परिभाषा बता दीजिए। चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए। आप शब्द यूज करें लॉलीपॉप, आप बहुत सारी चुनावी घोषणाएं करेंगे, वोट ले लेंगे, बाद में अगर कोई विपत्ति आएगा ये सरकार का कांग्रेस का सहयोग करते रहिए। बात हो गई क्या? चलाने में भी आपने सहयोग किया, 5 साल सरकार चलाने में भी आपने सहयोग किया कांग्रेस का, आप सहयोग करते रहिए। हम तो आपको भरोसा दिलाते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जो कांग्रेस की सरकार में हुआ या समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। अब बैंकों का एक जमाने में त्रिपाठी जी की बात आ जाए, आपके कभी विरोध कर रहे थे, नेताजी तो कह रहे थे प्लीज त्रिपाठी जी ओनली नितिन बाबू, नो एक मिनट रुकिए, त्रिपाठी जी आप कंटिन्यू करिए जी। अग्निहोत्री जी, मैं ये कह रहा था, दरअसल भाषा एक बड़ा मुद्दा होता है। भाषा सिर्फ यही नहीं, भाषा हमारा जीवन होती है। भाषा में हम सोचते हैं, बोलते ही नहीं है, सोचना भी भाषा में शामिल है। तो क्या हमारे सोचने से भी आप ये शब्द ले रहे हैं? मैं एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि भाषा की समझ दरअसल नहीं है वहां पे भारतीय जनता पार्टी को, और इससे एसएन सिंह साहब भी सहमत होंगे कि आज भाषा की जो दुर्गति आप कर रहे हैं उसके पीछे आप जो शिक्षा की दुर्गति कर रहे हैं। अरे त्रिपाठी जी, आदरणीय ओम बिरला जी कल सबके सामने आके आदरणीय त्रिपाठी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा किसी को किसी भाषा की रोक नहीं है। आदरणीय त्रिपाठी जी, आप उसको सुने नहीं, आप उसको ध्यान से सुनिए। रोक नहीं है, मैं यही तो पूछ रहा हूं। कोई सचिवालय प्रशासन जो बनाया है, जो बनाया उसको मानने नहीं मानने का अधिकार किसका है? लोकसभा स्पीकर का है, राज्यसभा स्पीकर का है, वो माने या न माने। नितेंद्र जी प्रेम पत्र तो आप लिखते थे कि अखिलेश यादव जी ने बताया, अखिलेश यादव जी ने बताया कि हमारी फाइल क्यों नहीं चलती थी, क्योंकि मुलायम सिंह जी के प्रेम पत्र में वो फाइल फंस जाती थी। नितेंद्र जी, हम आपके प्रेम पत्र का याद दिलाएंगे। अखिलेश जी कहते थे कि मैडम फाइल में साइन ही नहीं करती है क्योंकि वो हमसे नहीं कंट्रोल होती है, वो तो मुलायम सिंह जी से कंट्रोल होती है। गांधीगिरी करेंगे, गुलाब का फूल प्रस्तुत करेंगे। आप विश्वास करिए, आपको भरोसा नहीं है, आपको अपने पे भरोसा है, न चाचा पे भरोसा है, न पिताजी पे भरोसा है, न अपने सहयोगियों पे भरोसा। संजीव जी, बोलते बोलते आपने अपनी बात कह दी, अपनी पार्टी की भी बात संजीव जी कह दिए। आपकी पार्टी से छोड़ने वाला हर व्यक्ति बताया, आपकी पार्टी से छोड़ने वाला हर व्यक्ति बताया कि कौन डरपोक है, केजरीवाल कितने डरपोक। इतनी मर्यादा का ध्यान रखते हैं जो आदमी पूरे देश के सामने कहा, जिस आदमी ने पूरे देश के सामने कहा कि मैं 1 रुपया दूंगा, सिर्फ 1 रुपया तनख्वाह लूंगा। पूरे देश में सबसे ज्यादा तनख्वाह कहाँ पे है? पूरे देश में सबसे ज्यादा तनख्वाह कहाँ है? अब आप कैसे कहेंगे? कांग्रेस के प्रवक्ता के, अब तो आपके प्रवक्ता करवट होने वाले बोलेगा। संजीव जी, आप बताइए, ये झूठा कैसे बोलवाओगे? आम आदमी पार्टी इसलिए रख रहे हैं, अरे सुनिए, हम पार्टी नाम इसलिए रख रहे हैं, दो शब्द झोपड़ी नहीं रखेंगे। संवेदनशील और संवेदनहीन, हवेली में कौन रहा है?
अरे नितिन जी, गाँव में तो चल जाता है, एक आदमी का दूसरी भाषा जवाब में दे अरे रहे बहुत हो, आप हरामी है। सुनते रहिएगा। क्या कहोगे भैया? ऐसे यही झूठे पार्लियामेंट आदमी सब को कुछ भैया बड़े संवेदनशील देखा व्यक्ति हैं, वो बड़े संवेदनहीन है। जो संवेदनहीन का अमेरिका विकल्प बता बना दो जरा रहा था, आप। भाषा की जापान बड़ी मर्यादा बना बढ़ा रहा रहे हो, था, दिल्ली को हर वो आदमी कहा को था। डाइवर्ट करते हो। यशवंत सिंह जी हर आदमी को डाइवर्ट कर रहे हो, किसी को नहीं बोलने दे रहे हो। मैं बताओ संवेदनशील शब्द का या संवेदनहीन नहीं का संजीव जी, substitute मैंने बताइए क्या कहा होगा? जो आप आपने बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सभ्यता के बारे में बताया, मैंने बताया इससे प्रमाणित कि हो कौन गया सभ्य है, इससे प्रमाणित हो गया झूठा है कि कौन देश है की सत्ता जो आदमी एक तानाशाही रुपये में चूर कहता है है, कि मैं 1 घमंड रुपये में दूंगा, चूर है। देश की एक सत्ता रुपया दूंगा। तानाशाही और घमंड में चूर है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। इसीलिए और विपक्ष अकेले को प्रचार सदन में करता नहीं है। बोलने देना चाहती इसीलिए है। अखिलेश ये यादव प्रमाण हो अकेले गया प्रचार इससे। करते हैं। यशवंत लोग सिंह जी इसीलिए भारतीय अपने जनता पिता पार्टी को ने धक्का प्रमाणित दे कर के दिया हटा है देते कि सदन में हैं। कोई इसीलिए बहस नहीं शिवपाल करेगा। यादव जी किसी को भी आप घोटाले शब्द की कहते चर्चा हैं। नहीं होगी। इसीलिए बिल्कुल खान संविधान साहब का से सम्मान बना नहीं हुआ है। करते हैं। नहीं, इसीलिए मैं सारे मेहमानों को रोकूंगा।